Hello students, tell me one thing. If death suddenly came to pick you up in a carriage ride, what would you do? Run away, cry, or ask me, भैया, where are you we going? तो अगर डेथ हमें अचानक से कभी मिल जाए और हमसे बोले कि चलो चलते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? डर जाएंगे, रोने लगेंगे, या भाग जाएंगे, या पूछेंगे कि भैया हमें कहाँ लेके जा रहे हो? ठीक है? तो well, in today's world, death is not scary at all. He is actually very polite. आज जो पोएम पढ़ेंगे वहाँ पे डेथ जो है ना, मौत, वो स्केरी नहीं लगेगा, बल्कि वो बहुत ही ज्यादा पोलाइटली हमसे बात करेगा। तो कैसे क्या होता है अभी हम लोग जानेंगे, ठीक है? एमिली डिक्सन imagines death as a gentleman. One day, the poet says she was very busy in her life. She had no time to stop for death. Then suddenly, Death himself came in a carriage and politely invited her for a ride. जो हमारी पोएटिस है एमिली डिक्सन, वो मतलब डेथ को एक जेंटलमैन की तरह मानती है। क्यों? क्योंकि एक वो बोलती है कि वो अपने लाइफ में इतनी बिजी थी कि उनके पास टाइम ही नहीं था मरने के लिए, ठीक है? तो एक दिन क्या हुआ, जो डेथ है वो खुद ब खुद से ही आ गया एक कैरेज में, और बहुत पोलाइटली से उसको पूछा कि हम लोग क्या एक राइड पे जा सकते हैं, ठीक है? तो देयर वाज नो हॉरर मूवी सीन, नो गोस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक, वेरी काम एंड वेरी साइलेंट। तो हम लोग जो मूवी सीन में देखते हैं जब डरावना कुछ होता है कि कोई भूतिया म्यूजिक चलता है, ऐसा कुछ नहीं था। इट वॉज वेरी काम, वेरी साइलेंट। द कैरेज हैड ओनली 3 पैसेंजर्स, और वो जो कैरेज था, उस कैरेज में कितने लोग थे? सिर्फ 3। द पोएट, डेथ एंड इमॉर्टलिटी। जो पोएट एमिली डिक्सन, जो डेथ उनको लेने आया था, और इमॉर्टलिटी। सो इमॉर्टलिटी मीन्स इटर्नल लाइफ आफ्टर डेथ। तो हम लोग को पता है कि हम लोग लाइफ में एक बार ही जीते हैं, एंड उसका एंड पॉइंट होता है डेथ। इसके बाद जो शुरू होता है उसे बोलते हैं इमॉर्टलिटी, बिकॉज आफ्टर डेथ देयर इज एन इटर्नल लाइफ जो कि कभी खत्म नहीं होता। मीन्स डेथ का जो लाइफ है, मतलब मरने के बाद हमें इसके बाद क्या होता है क्या नहीं हमें नहीं पता होता है, तो हम उसे इमॉर्टलिटी ही बोल सकते हैं। नाउ द जर्नी बिगिंस। द कैरेज मूव्स स्लोली बिकॉज डेथ इज नॉट इन ए हरी। तो जो डेथ है वो बहुत धीरे धीरे से वो कैरेज चला के लेके जा रहा था। द पॉइंट लीव्स बिहाइंड हर वर्क, हर बिजी लाइफ एंड वर्ल्डली टेंशन। तो जो पोएट है वो अपने सारे काम, अपने बिजी शेड्यूल, और जो दुनिया की जितनी टेंशन होती है, काम की, फैमिली की, हर तरह के टेंशन, वो सब वो पीछे छोड़ के जा रही थी। स्टूडेंट्स, notice something important here. When death comes, all our stress, assignment, exam, overthinking, everything stays behind. तो जो पॉइंट उन्होंने बोल रही है कि हमें एक चीज को ध्यान देना चाहिए कि जब भी किसी की मौत होती है तो सारे जितने स्ट्रेस होते हैं, या फिर किसी का कोई काम रह जाता है, असाइनमेंट, एग्जाम, ओवर थिंकिंग, पढ़ाई का प्रेशर, ये सब कुछ पीछे छूट जाता है। इवन योर अनफिनिश्ड होमवर्क कैन नॉट फॉलो यू। तो मरने के बाद के होमवर्क जो रहता है हमें करने को मिलता है, हम लोग का प्रोजेक्ट सबमिट, असाइनमेंट, ये सब कुछ ही हमें कोई चीज फॉलो नहीं कर सकता आफ्टर डेथ। एज दे ट्रेवल द पोएट सीज डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। जो पोएट जो थी जब कैरेज में जा रही थी डेथ के साथ, तब वो अपने लाइफ की जो डिफरेंट स्टेजेस थी उनको वो देखती है। फर्स्ट दे पास ए स्कूल और चिल्ड्रन आर प्लेइंग। तो पहले जो जाती है, जाने के टाइम पे उनको अपना स्कूल दिखाई देता है, हाँ, जहाँ पे बच्चे खेल रहे होते हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस रिप्रेजेंट चाइल्डहुड, जो हमारा बचपन होता है, फर्स्ट स्टेज ऑफ आवर लाइफ। सो वो रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहा है। देन दे पास फील्ड्स ऑफ ग्रीन। फिर वो कहाँ से गुजरते हैं? एक बहुत बड़ा सा एक फील्ड होता है ग्रेन का, हाँ, जहाँ पे क्रॉप्स उगते हैं।
This represents youth and adulthood, the working phase of life. ये जो ग्रीन है, हरियाली सा फील्ड है, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये हमारा यूथ लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। हम लोग जब एडल्ट हो जाते हैं, जब हम लोग काम करने लगते हैं, हाँ, तो हमारा लाइफ क्या होता हो जाता है, खिलने लगता है, ग्रीन्स की तरह एकदम ग्रीनरी हो जाता है, जब हम लोग बहुत एक्टिव मोड में रहते हैं। फाइनली दे सी द सेटिंग सन। फिर जाते जाते उस गैरेज में उनको क्या नजर आता है कि ढलता हुआ सूरज दिखाई देता है। एंड व्हाट डज सनसेट सिंबलाइज? तो सनसेट क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या सिंबलाइज करता है? जो सनसेट है वो एग्जैक्टली हमारे ओल्ड एज और एंड ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। So this carriage ride is actually the journey of human life. So इस poem में जो उन्होंने carriage life का जो ride के बारे में जो बोला है, वो actually हमारे human life की journey के बारे में बोला है। Amazing symbolism by Emily Dixon. तो Emily Dixon ने इसको symbolize करके बहुत सुंदर से present किया है हमारे journey of life को। Now slowly the atmosphere changes. वो बोलती है कि अब धीरे धीरे जो एटमॉस्फेयर है वो चेंज होता है। इट बिकम्स कोल्ड एंड लोनली। तो वहां पे जाने के बाद थोड़ी देर बाद उनको दिखाई देता है कि वो सब कुछ एकदम ठंडा सा और एकदम लोनली हो रहा है। द पॉट रियलाइजेस शी इज वेयरिंग वेरी थिन क्लॉथ्स। तो पॉट को तब रियलाइज होता है कि उन्होंने बहुत ही पतले कपड़े पहने हुए हैं। This suggests that she has already crossed from the world of the living into the world of death. तो तब उन्हें पता चलता है कि वो अब जो लिविंग वर्ल्ड है उससे क्रॉस करके अभी वो वर्ल्ड ऑफ डेथ में एंटर कर चुकी है। Then the carriage stops before a house. फिर वो जो कैरेज जिसमें डेथ उनको लेके जा रहा था वो एक घर के सामने रुकता है। But students, this is not a normal house. जो हम लोग घर जो सोचते हैं वैसा घर नहीं था ये। It is actually a grave. और वो घर क्या था? वो एक grave था, मतलब शमशान था। Dixon describes the grave softly, peacefully, not frighteningly. तो एमिली डिक्सन जो है वो ग्रेव को बहुत सॉफ्टली, प्यार से और पीसफुली डिस्क्राइब करती है। कुछ डरावने वाली जगह, जैसे कि हम लोग शमशान के बारे में सोचते ही थोड़ा डर जाते हैं कि वहाँ पे भूत रहते हैं, हाँ, तो वैसे डिस्क्राइब नहीं करती है वो। ग्रेव को भी बहुत पीसफुली एक हाउस की तरह प्रेजेंट करती है। And finally the poet says that many centuries have passed since that day. तो बोलती है कि उस दिन के बाद से बहुत सारी सदियां पास मतलब हो चुकी है। And yet it feels shorter than a single day. और फिर भी उनको लगता है इतने दिन जाने के बाद, इतनी सदियां गुजरने के बाद भी उनको बस मतलब ये इतना टाइम एक दिन के समान ही लगता है या फिर उससे कम ही लगता है। Because in eternity time loses meaning. क्योंकि बोल रहे थे जो इटर्निटी है, जो लाइफ आफ्टर डेथ है, उसमें टाइम एकदम मीनिंगलेस होता है, क्योंकि उसमें कोई मतलब स्टेजेस ऑफ हमारा लाइफ नहीं होता, वो इमॉर्टलिटी में चली गई है। वहाँ पे ना ही हम लोग छोटे से बड़े होते हैं, ना बड़े होके फिर एडल्ट से ओल्ड एज में जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि टाइम पूरा ही मीनिंगलेस मालूम पड़ता है हमारी जो पॉइंट है एमिली डिक्सन को, क्योंकि डेथ के बाद तो ये सब कुछ मैटर ही नहीं करता ना कि हम लोग टाइम का हम क्या कर रहे हैं, हम लोग छोटे हैं, बड़े हैं या क्या है, हम लोग क्या काम कर रहे हैं, हम लोग का वर्क शेड्यूल क्या है, तो ये सब कुछ खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे ये पोएम का पूरा डिस्क्रिप्शन हमने सुना, जो कि उन्होंने बहुत सुंदर से लिखा है। सो व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोएम? तो पोएम हमें क्या, इस पोएटिस हमें इस पोएम से क्या सिखाना चाह रही है? द पोएम टीचर्स अस दैट डेथ इज नेचुरल एंड अनअवॉइडेबल। तो ये पोएटिस ये बताना चाहती है कि जो डेथ है वो एक नेचुरल प्रोसेस है और वो अनअवॉइडेबल है। हम लोग चाह के भी डेथ को अवॉइड नहीं कर सकते।
Emily Dixon presents death not as a monster but as a calm companion. तो वो डेथ को कुछ डराने वाले राक्षस की तरह प्रेजेंट नहीं करती है, वो उनको डेथ को एक काम कंपेनियन जो एक बहुत ही पीस लविंग एक कंपेनियन की तरह डेथ को प्रेजेंट करती है, क्योंकि लास्ट में तो हमें सबको डेथ के पास ही जाना है, तो डेथ हमको वो एक कंपेनियन की तरह प्रेजेंट करती है। The poem also shows the journey of life, immortality and acceptance of death. तो ये जो पोएम है इसमें हमारी जो लाइफ का जर्नी है उसे बहुत दिखाया गया है, फिर इमोर्टेलिटी के बारे में बोला है, फिर जो डेथ को उसको एक्सेप्ट करने के बारे में बोला है, क्योंकि डेथ आते ही हम लोग अपने सारे स्ट्रेस टेंशन सब कुछ भूल जाते हैं। और जो जर्नी है लाइफ का वो उन्होंने बहुत सुंदर सिंबलाइज करके हमें बताया है, और लाइफ आफ्टर डेथ जो इमॉर्टलिटी के बारे में भी उन्होंने बताया है। स्टूडेंट्स, दिस पोएम मे साउंड सिंपल बट इट्स मीनिंग इज वेरी डीप। तो ये पोएम तो छोटा है हाँ, और हमें बहुत सिंपल सा लग रहा है कि एक कैरेज राइड है, एक घर में जाके लास्ट में लोग रुकते हैं, और इसका जो अंदर का जो मीनिंग है वो बहुत ही ज्यादा डीप है। It reminds us that life is temporary, but the soul's journey continues. तो ये हमें क्या रिमाइंडर कर रहा है कि लाइफ जो है वो एक टेम्परेरी है, वो परमानेंट नहीं है, पर जो हमारा सोल है, सोल का जर्नी कंटिन्यू करता है। And that is why, because I could not stop for that, is considered as one of the greatest poems in English literature. इसीलिए जो ये पोएम है इसको इंग्लिश लिटरेचर में एक बहुत ही फेमस पोएम और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएम जैसे हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पोएम का पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने बता दिया। अब हम लोग जो पोएटेस एमिली डिक्सन उनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो जो एमिली डिक्सन है, शी वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अमेरिकन पोएट ऑफ द 19th सेंचुरी। तो एक अमेरिका में उनका जन्म हुआ था और वो एक ग्रेटेस्ट अमेरिकन पोएट है 19th सेंचुरी के। She was very private person and spent most of her life away from society. Her poems mainly focus on deep themes like death, immortality, nature, and human emotions. Interestingly, most of her poems are published only after her death. Today, Emily Dixon is famous for her unique writing style, deep thinking and symbolic poetry. तो उनके जो ज्यादातर जो पोएम्स थे उनकी डेथ के बाद ही पब्लिश किए गए हैं, और आज हम एमिली डिक्सन को उनके यूनिक राइटिंग स्टाइल और उनकी जो डीप थिंकिंग है और सिंबॉलिक पोएट्री के लिए ही उनको जानते हैं। तो ये हो गया हमारे पोएटेस के बारे में। अभी हम इस पोएम में जो लिटरेरी डिवाइस यूज किए गए हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो फर्स्ट जो लिटरेरी डिवाइस है वो है पर्सोनिफिकेशन। सो हियर डेथ इज शोन एज अ पोलाइट gentleman driving a carriage. Death is given human qualities. So this is personification. तो यहाँ पे डेथ को एक ह्यूमन क्वालिटी दिया गया है, उसको एक पोलाइट जेंटलमैन की तरह प्रेजेंट किया है जो एक कैरेज ड्राइव कर रहा है। तो ये जो लिटरेरी डिवाइस यहाँ पे यूज हुआ है उसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। When living or non-living things are given humanly qualities. ठीक है। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस है symbolism. The journey in the carriage symbolizes the journey of human life towards death and eternity. जो कैरेज में जो जर्नी हम लोग जा रहे थे उसमें जो पहले स्कूल फिर ग्रीन फील्ड फिर सनसेट वो सब सिंबलाइजेशन था, हाँ सिंबलिज्म था इसका, ये जर्नी ऑफ ह्यूमन लाइफ जो हम लोग के बर्थ से डेथ तक होता है, फ्रॉम आवर चाइल्डहुड टुवर्ड्स एडल्टहुड एंड देन ओल्ड एज। यहाँ पे सिंबलिज्म का यूज किया है। Next is imagery. The poet creates beautiful pictures in our minds like children playing at school, fields of green and the setting sun. These visual descriptions are examples of imagery. तो जो पोएट ने हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे डिस्क्रिप्शंस दिए हैं जो कि हमारे मतलब सेंस ऑर्गन को स्टिमुलेट करती है, कि जैसे कि
जो चिल्ड्रंस प्लेइंग एट स्कूल सुनते ही हम लोग अपने माइंड में जो हमारे जो बचपन के थॉट्स हैं वो सब आ जाते हैं। फिर फील्ड्स ऑफ ग्रीन, तो इससे भी हम लोग सोच सकते हैं कि वो ग्रीनरी और फील्ड कैसा होगा। एंड द सेटिंग सन, तो ये सब जो वर्ड्स या लाइन उन्होंने यूज किए हैं वो हमारे सेंसेस को अपील करती है। तो ये हो गए इमेजिनरी, जिसका उन्होंने यहाँ पे सुंदर से यूज किया है। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस है एलिटरेशन। So alliteration मतलब repetition of consonant sounds is called alliteration. तो यहाँ पे जो स्कूल और चिल्ड्रन स्ट्रोक, तो जो द एफ साउंड जो है यहाँ पे रिपीट किया गया है, तो alliteration का ही यूज हुआ है। नेक्स्ट है मेटाफोर। द कैरेज राइड इज एक्चुअली a metaphor for the journey from life to death. तो मेटाफोर है मतलब किसी चीज को कंपेयर करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैरेज राइड है उसको किसके साथ कंपेयर किया गया है, हम लोग की लाइफ मतलब जर्नी जो है फ्रॉम लाइफ टू डेथ, ठीक है। रिपीटेशन, वर्ड्स लाइक वी पास्ट आर रिपीटेड टू क्रिएट रिदम एंड एम्फसाइज द स्टेजेस ऑफ लाइफ। और जो उनकी वर्ड्स है ना, वी पास्ट इस पोएम में, तो वो एक रिपीट करके एक रिदम क्रिएट कर रहे हैं, जो जिससे हमारा जो लाइफ का जो स्टेजेस है उसको प्रेजेंट किया गया है। So this literary devices makes the poem emotional, symbolic and deeply meaningful. तो हमने इस पोएम का एक समरी टाइप डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया, उसके बाद पोएट के बारे में भी जाना और जो लिटरेरी डिवाइस यूज हुए वो भी हमने पढ़ लिया। आई होप यू हैव फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। तो एक बार ये वीडियो देखने से सब सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे।